तो ये सामाजिक विज्ञान का ये पार्ट 2 वीडियो है, क्योंकि पार्ट 1 वीडियो ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो गया था। अब पार्ट 2 चलते हैं। देखिए आप लोग उसको देख लीजिएगा, उस वीडियो को अगर आपने देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, चेक कर लीजिएगा उसका लिंक, है ना। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल पढ़ा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। बोला जा रहा है समाप्यता के आधार पर संसाधनों को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो एक होता है नवीकरणीय संसाधन और एक गैर नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन वैसे होते हैं जिनका प्रयोग बार बार किया जाता है और उनकी पूर्ति पुनः हो जाती है। जैसे क्या हो गया, जैसे हो गया कोई जल, पेड़ पौधे, है ना, ये सब, और वायु, ये सब क्या हो गया, नवीकरण संसाधन, ठीक है ना। और अनवीकरण इसका जस्ट उल्टा क्या बोला जा रहा है, देखो कि ऐसे संसाधन जिसका उपयोग सिर्फ एक ही बार किया जाता है तथा जिनकी समाप्ति पर उसकी पुनः पूर्ति संभव नहीं है, मतलब दोबारा वो नहीं बन सकता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं गैर नवीकरण। क्या बोलते हैं, जैसे हो गया कोयला, कोयला एक बार जला लोगे खत्म हो गया, दोबारा नहीं, दोबारा कोयला को हम लोग कोयला जला के राख कर दिए, राख से वापस कोयला नहीं ला सकते हो, है ना। पेट्रोल जला के धुआं उड़ा दिए, उसको वापस पेट्रोल नहीं ला सकते हैं। ये सब चीज़ क्या कि गैर नवीकरणीय। तो ये क्या था, समाप्यता के आधार पर, है ना। समाप्यता के आधार पर दो संसाधन, एगो नवीकरणीय और एगो गैर नवीकरणीय, इसको याद कर लेना। चलो अगला सवाल देखो कि रेल परिवहन कहाँ पर, मतलब रेलवे कहाँ पर अत्यधिक सुविधाजनक परिवहन का साधन है ना, और क्यों। तो बोल रहा है मैदानी क्षेत्रों में रेल परिवहन अत्यधिक सुविधाजनक, है ना, परिवहन है। मतलब जिस क्षेत्र में मैदान ज़्यादा पाता है वहाँ पे रेल क्या होता है, सस्ते में चलता है ना, और उसको चलने में क्या होता है, सुविधा होता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि मैदानी क्षेत्र में भूमि समतल होती है, अतः वहाँ रेलवे लाइन बिछाना अधिक आसान होता है। तो मतलब प्लेन जगह पे क्या होता है, रेलवे लाइन बिछाना आसान हो जाता है। वही रहेगा पहाड़ पर तो बहुत दिक्कत होता है, उसको पहाड़ पर कटिंग करो, घुराओ, पटरी उटरी, है ना, बहुत तरह का होता है, तो वहाँ पर दिक्कत होता है। भारत के उत्तरी मैदान अपनी विस्तृत समतल भूमि और सघन जनसंख्या तथा संपन्न कृषि एवं प्रचुर संसाधनों के कारण रेल परिवहन में विकास में सहायक रहा है। कहने का मतलब रेल परिवहन जो है सो यहाँ पे भारत के उत्तरी मैदानों में सहायक रहा है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बताया जा रहा है कि भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता और उसमें अलग एक विशेषता को बताएं। तो पढ़ते हैं पहले। भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती व्यवस्था तो क्या है, मतलब भारत में और बेल्जियम में क्या क्या मिलता है, सो ध्यान दो। भारत और बेल्जियम दोनों देशों में शासन शक्तियों का विभाजन केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच किया गया है। दोनों देश में राज्य सरकारें केंद्र सरकार के अधीन नहीं है, समझ आया। मतलब यहाँ पे हमारा भारत जो हो गया सो और बेल्जियम हो गया सो, ये दोनों देश में क्या है, दोनों देश में हमारा जो है सो यहाँ पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार है, दोनों काम करते हैं हमारे भारत की तरह, है ना। और हर देश में राज्य सरकार नहीं होता है, खाली केंद्र ही होता है। यहाँ पे केंद्र और राज्य यहाँ पे काम करते हैं, और ऐसा नहीं है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार का क्या रहेगा, अधीन रहेगा, ठीक ना, वो चीज़ बोल रहा है। दूसरा क्या है कि भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से अलग विशेषता, मतलब भारत और बेल्जियम में क्या अलग अलग चीज़ें देखने को मिली। यहाँ पे एक चीज़ देखने को क्या मिली, सरकार जैसे हो गया केंद्र और राज्य, और क्या मतलब विभिन्नता मिली वो पढ़ते हैं। बेल्जियम संविधान में फ्रेंच एवं डच भाषा के बराबर प्रतिनिधित्व किया गया है, समझा। मतलब बेल्जियम में फ्रेंच और डच भाषा का महत्व दिया गया है। कानून निर्माण के दोनों भागों में प्रतिनिधियों की सहमति आवश्यक है, और इसके विपरीत भारत में भाषा के प्रतिनिधित्व का आधार नहीं बनाया गया है। मतलब यहाँ बताया जा रहा है भारत में संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से जो अलग विशेषता है क्या है, भारत में हिंदी बोल सकते हैं लोग, भाषा बोलते थे, और बेल्जियम में क्या बोलते थे, फ्रेंच और डच बोलते थे। यही मेन विशेषता है, ठीक है, बोली का। अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र अपने नागरिकों के बीच आय की समानता कम नहीं कर सकता, इस कथन के तर्क दीजिए। या फिर पूछ सकता है कि लोकतंत्र नागरिकों के बीच आर्थिक असमानता को कम नहीं कर सकता है, क्यों। तो सुनिए, यहाँ लिखा हुआ है लोकतंत्र अपने नागरिकों को अपनी योग्यता, क्षमता और इच्छा आदि के आधार पर भी रोजगार अथवा व्यवसाय करने के लिए स्वतंत्रता प्रदान करता है। मतलब लोकतंत्र ही क्या करता है, हमें व्यापार करने के लिए, रोजगार करने के लिए, हमें पढ़ने के लिए स्वतंत्रता देता है। प्रत्येक व्यक्ति योग्यता या क्षमता इसके दृष्टिकोण से दूसरे व्यक्ति से कम या अधिक है ना। कोई किसी के पास क्षमता ज़्यादा है कोई काम करने का, किसी के पास योग्यता मतलब नॉलेज ज़्यादा है काम करने के लिए, तो क्या करता है वो दूसरों से अपने आप को क्या करता है, अलग दिखता है वो, है ना। और जो कम और उस जगह पर आप भी रहिएगा तो आपको भी लगेगा क्या कि हम कम है, मेरे पास क्षमता नहीं, मेरे पास योग्यता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आय का उपार्जन भी योग्यता और क्षमता पर ही निर्भर करता है। लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को वैध तरीके से आय अर्जन करने की स्वतंत्रता है। मतलब आप कानूनी रूप से कमाइए, गैर कानूनी नहीं, मतलब 2 नंबर काम होने के लिए बोला। लोकतंत्र में क्या बोला, लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक वैध तरीके से, मतलब कानूनी तरीके से आय का
उपार्जन कर सकता है, मतलब आय कमा सकता है, पैसा कमा सकता है। सरकार इस पर पाबंदी नहीं लगा सकती। इस कारण आर्थिक असमानता हमेशा बनी रहेगी। और अतः कहा जा सकता है कि लोकतंत्र अपनी नागरिकों के बीच आय की असमानता को कम नहीं कर सकता। बोला ना कि आय की असमानता को कम नहीं कर सकता। कोई आदमी ज़्यादा बड़ा काम करता है, ज़्यादा पैसा कमाता है, कोई आदमी छोटा काम करता है, छोटा छोटा पैसा कमाता है, तो ये हम लोग कम नहीं कर सकते हैं। ये तो भेदभाव रहेगा ही रहेगा। अगला सवाल क्या है, भारत में तीर्थ क्षेत्र के महत्व का कारण बताइए। मतलब भारत में तीर्थ क्षेत्र अधिक महत्वपूर्ण क्यों है, ये पूछ रहा है। तो सवाल कैसे कैसे पूछेगा और आंसर क्या होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में तीर्थ क्षेत्र एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मतलब तीर्थ क्षेत्र को बार बार आपको डिफाइन करने बोला है क्या है। तो सुनते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में तीर्थ क्षेत्र अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तीर्थ क्षेत्र आधुनिक अर्थव्यवस्था का क्या है, मुख्य आधार है। इसके बिना प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र का विकास क्या है, अधूरा है। और इसके महत्व निम्नांकित तर्क से जो है दिए जा सकते हैं। देखो, प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र जो होता है ना, क्या करता है, वस्तु का निर्माण करेगा और उत्पादन करेगा। लेकिन तृतीय क्या करता है, तृतीय उसको क्या करेगा, परिवहन से पहुंचाएगा, मतलब गाड़ी घोड़ा से अलग अलग जगह पे पहुंचाएगा। तृतीय क्षेत्र क्या होता है, सेवा देने वाला क्षेत्र, इसको सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं। एग्जाम में तृतीय नहीं पूछेगा, सेवा पूछेगा, क्या करोगे तो तभी ये आंसर जाएगा, ठीक ना। तो तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र बोलते हैं। देखो क्या बोला, वस्तुओं के त्वरित स्थानांतरण में संचार की प्रमुख भूमिका है, जो तृतीय क्षेत्र का विषम है। तीसरा क्या है, तृतीय क्षेत्र व्यापार के लिए अवसर्जनात्मक आधार प्रदान करता है। चौथा, राष्ट्रीय आय में सेवा क्षेत्र के योगदान में लगातार वृद्धि हो रही है और भविष्य में रोजगार के क्षेत्र में तृतीय क्षेत्र की भागीदारी बढ़ने की प्रबल संभावना है। अगर इतना नहीं पढ़ोगे, सिंपल भी सकते हो कि भारत की अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र का एक अलग ही क्या है, भूमिका है। क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र क्या करता है, वस्तु का उत्पादन करता है, जबकि द्वितीय क्षेत्र क्या करता है, वस्तुओं से विनिर्माण करके नई नई चीज़ें बनाता है ना। और तृतीयक इन दोनों काम को क्या करता है, परिवहन के माध्यम से संपूर्ण करता है। अगर मान लो कि तुम खेत में चावल उगाए, मतलब धान उगाए, उसको लाना है फैक्ट्री तक, उसको लाना है मिल तक, तो कौन लाएगा, गाड़ी लाएगा, परिवहन लाएगा, है ना। अगर तुमको फिर वहाँ मिल से क्या हो गया, धान से चावल निकल गया, चावल को फिर ले आना है, मार्केट में बेचना है, मार्केट में मंडी में उतारना है, कौन ले जाएगा, तुम परिवहन ले जाएगा, है ना। तो परिवहन क्या करता है, हमेशा तैयार रहता है दोनों को हेल्प करने के लिए, है ना। प्राथमिक और द्वितीय को सहायता कौन देता है, परिवहन। और परिवहन के अलावा इसमें ये भी आ जाएगा, ये शिक्षण, है ना, बैंकिंग, ये सब भी आ जाएगा। ये सब भी हमारा जो है सो ना कोई उत्पादन कर रहे हैं, ना कुछ बना रहे हैं, सेवा दे रहे हैं। तो सेवा क्षेत्र को तृतीय बोलते हैं। तृतीय क्षेत्र यहाँ पे सेवा क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे केवल क्या होता है, वस्तुओं और सेवाओं को पहुँचाया जाता है, ठीक ना, ना कि बनाया जाता है। अब आखिरी इंपॉर्टेंट सवाल देख रहे हैं दोस्तों, आखिरी नहीं है, मतलब अभी आगे पढ़ रहा है, सो कहना है मेरा कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, उसका स्पष्ट करिए, उसका मीनिंग, है ना, पढ़ते हैं। देखो, वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है, वैश्वीकरण का अर्थ होता है घरेलू बाजार, मतलब देश के बाजार को विश्व के बाजार के साथ क्या करना, और पूंजी और तकनीक और श्रम और सेवाओं के मुक्त प्रवाह के साथ जोड़ना। उतना तुम लोग याद नहीं रहेगा, सिंपल लिखना कि वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है कि देश के बाजार को विश्व के बाजार से जोड़ना ही क्या कहलाता है, वैश्वीकरण। और बोला जा रहा है कि वैश्वीकरण की अवधारणा निम्नलिखित तत्वों पर निर्भर करती है। मतलब वैश्वीकरण कैसे कैसे हो सकता है, तो पहला बोल रहा है कि उदारीकरण एवं विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं एवं सेवाओं का मुक्त प्रवाह, ठीक है ना। मतलब अलग अलग देशों में वस्तुओं सेवाओं को हम भेजेंगे, लाएंगे, तब हमारा वैश्वीकरण जो है सो कहा जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है कि विदेशी निवेश अथवा पूंजी का मुक्त प्रवाह, मतलब हम अपना पैसा लगाए हैं अमेरिका में, लंदन में, और वहाँ से उसके बदले में हम लोग को मिल रहा है, शुद्ध मिल रहा है। इस प्रकार का चीज़ को क्या बोलते हैं, हमारा इसको वैश्वीकरण बोल सकते हैं। टेक्नोलॉजी का मुक्त प्रवाह, अब मान लो भारत में बहुत तरह का चाइनीज़ फ़ोन, है ना, और जापानीज़ फ़ोन, बहुत तरह का फ़ोन हम लोग यूज़ कर रहे हैं, टीवी यूज़ कर रहे हैं, है ना, बहुत तरह का मशीन यूज़ कर रहे हैं जो हमारे इंडिया का नहीं है। तो सब क्या हो गया, टेक्नोलॉजी का मुक्त प्रवाह कर रहा है, ये हमारा आ गया वैश्वीकरण में। चौथा क्या है, विश्व के विभिन्न देशों के बीच श्रम का मुक्त प्रवाह, यानी कि अगर भारत से बहुत सारा मजदूर को भेजना है विदेश कमाने के लिए, चल जाएगा, है ना, और फिर कमा के फिर आएगा। वैसे इंडिया के बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बांग्लादेश में, फिर इधर हो गया आपका सऊदी में, है ना, बहुत सारे लोग हो गए नेपाल में कमा रहे हैं, है ना, काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, फिर आ जाते हैं, फिर है ना। इस प्रकार से समझ सकते हैं। परदेश यानी कि लोग यहाँ काम करते हैं, पर प्रदेश का विदेश बोलो, लोग यहाँ काम करते हैं, उस सब चीज़ का यहाँ बताया जा रहा है। तो ये आपको वैश्वीकरण का उदाहरण में आ जाएगा, ठीक है ना। अब आगे क्या बोल रहा है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां तथा संचार प्रौद्योगिकी वैश्वीकरण के महत्वपूर्ण भूमिका
निभाते हैं। 1991 ईस्वी की नई आर्थिक नीति के बनने के बाद भारत में वैश्वीकरण को प्रोत्साहन मिला। मतलब 1991 में भारत में क्या हो गया, वैश्वीकरण को ज़्यादा सपोर्ट मिला, ठीक ना। अब देखो सेक्शन डी है, डी का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सवाल पर देख लेते हैं। देखो क्या इसमें इंपॉर्टेंट है, G77 कंट्री क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हर बार पूछता है, इस बार ही पूछ देगा, ठीक ना। तो G77 से आप क्या समझते हैं, और G77 के किस आधार पर ब्रिटेन वुड्स की संतान जो है सो या फिर जुड़वा संतान की प्रतिक्रिया कहा जा सकता है, व्याख्या कीजिए। मतलब क्यों G77 के आधार पर जो है सो ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतानें कहा जाता है। तो अल्प विकसित मतलब जो देश अभी बहुत कम विकसित है, और विकासशील जो देश अभी विकास हो रहा है। हमारा इंडिया क्या है, अल्प विकसित के विकासशील, नहीं विकासशील। हमारा देश इंडिया विकासशील मतलब अभी विकास हो रहा है, हुआ नहीं है, ठीक ना। और अल्प विकसित मतलब जो विकसित हो चुका है, यहाँ कोई का दिक्कत नहीं है, कचरा भी आपको रोड पर नहीं दिख रहा है, वो क्या अल्प विकसित हो गया। और विकासशील मतलब जो अभी हो रहा है। तो सुनो, क्योंकि भारत में अभी रेलवे लाइन्स ये बिछ रहा है, रेलवे लॉन्च हो रहा है ना, बहुत सारी चीज़ हो रहा है, तो सब चीज़ क्या है, ये सब हो गया विकासशील। और जो हो चुका है वो विकसित हो गया। सुनो क्या बोल रहा है, अल्प विकसित या विकासशील देशों के संगठन में G77 संगठन को G77 कहते हैं। मतलब आपका देश विकसित है थोड़ा बहुत, या फिर आपका देश विकासशील है, मतलब विकास कर रहा है, तो इन दोनों से जो है सो इन दोनों को जोड़ देंगे, क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो क्या कहलाएगा G77। मतलब अल्प विकसित देश और विकासशील देशों के समूह को क्या बोलते हैं, G77, ठीक है। G77 क्या है, G77 अल्प विकसित देश विकासशील देशों का समूह है या फिर संगठन है, वो हो गया आपका संगठन, है ना। अब बोल रहा है कि युद्धोत्तर काल में, यानी कि युद्ध के दौरान बोला है ना कि पुनर्निर्माण और विकास में 1944 ईस्वी में अमेरिका में ब्रिटेन वुड्स समझौता हुआ था, और इस समझौते के परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF तथा विश्व बैंक की स्थापना हुई। और इसी कारण इन दोनों स्थानों में ब्रिटेन वुड्स का संस्थान, है ना, ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान के नाम से भी जाना जाता है। मतलब ब्रिटेन वुड्स का जुड़वा संतान क्यों बोला गया है, क्योंकि इस दिन क्या हुआ था, इस दिन ब्रिटेन वुड्स का समझौता हुआ था। पहली बात इसमें क्या हुआ था कि ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का भी जो है यहाँ पे गठन हुआ था, स्थापना हुआ था, बस इसीलिए, है ना। चलो नेक्स्ट सवाल क्या है, प्रोसेस में और चीज़ आया है, लेकिन इन दोनों संस्थानों का लाभ विकसित और औद्योगिक देशों को ही हुआ है। जो देश पूरा विकसित है और जो देश पूरा जो काम कर रहा है अभी, वही लोग हम लोग से क्या किया हुआ है, लाभ कमाया है। वही बोल रहा है कि लेकिन इन दोनों संस्थानों में अल्प विकसित और ये औद्योगिक देश जो है सो शामिल हुआ है, और विकासशील एवं अल्प विकसित देश इसके दायरे से बाहर थे। अतः इन देशों के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक से अपेक्षित लाभ नहीं हो सका। और इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखना है आप लोग को, सिंपल समझना है, यहाँ पे जो बोला है उसी पे ध्यान देना है। G77 कंट्री क्या है उसको समझ लीजिए, बस अल्प विकसित और विकासशील देशों का समूह को G77 बोलते हैं, है ना, ज़्यादा में मतलब। और ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतानें क्या क्या है, एक हो गया वर्ल्ड बैंक, WB, वर्ल्ड बैंक हो गया, विश्व बैंक, और दूसरा क्या है, दूसरा आपका IMF मतलब अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, मतलब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, है ना। और ये हो गया वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का क्या है, संयोग को ही G77 कहते हैं, ठीक ना। देखो ये सवाल थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्तों को नियुक्त किया, कारण इसका उल्लेख कीजिए, गुमास्ता का क्यों नियुक्त किया, सुनिएगा। 1760 के दशक में क्या हुआ था ना, ब्रिटेन में कपास उद्योग का बहुत ज़्यादा क्या हो गया, विकास नहीं हुआ था। मतलब उस समय 1760 है ना, उसमें क्या हुआ था, कपास सही से उग नहीं रहा था, तथा यूरोप के बारीक भारतीय कपड़ों की मांग थी, और बुने हुए कपड़ों को हासिल करने के लिए फ्रांसीसी, डच और पुर्तगाली के साथ साथ स्थानीय, है ना, व्यापारी की भी होड़ रहती थी। और ऐसी स्थितियों में बुनकरों की बनी आय ऐसी परिस्थितियों में बुनकरों की बन आई थी, और वे काफ़ी मोल भाव के बाद अपना माल बेचते थे। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी कपड़ा भारत में उत्पादन और व्यापार का अधिकार एवं अपना नियंत्रण करना चाहती थी। तो इसमें बहुत लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, 100 बात की एक बात सुनो, क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे, हम बोलना चाह रहे हैं, सुनना। एक बार सवाल सुन लीजिए, क्या बोल रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्तों को नियुक्त किया था, क्यों।
तो गुमास्ता क्या था? गुमास्ता वैसे व्यक्ति थे जो क्या करते थे, भारतीय बुनकरों पर नजर रखते थे कि वो कैसे काम कर रहा है नहीं कर रहा है ना, कहीं ऐसा अपने ब्रिटिश कंपनी की चोरी तो नहीं कर रहा है, चाहे कोई कच्चा माल को इधर उधर पार तो नहीं कर रहा है, चोरी तो नहीं कर रहा है। इन सभी देखने के लिए क्या किया गया था? गुमास्ता सेट किया गया था। सब बात की एक बात याद में मत लगाओ, है ना। वो क्या था कि लोगों पे नजर रखता था, समझ में आया? बस। अगला सवाल, लोकतंत्र को बेहतर शासन क्यों कहा गया? इंपॉर्टेंट सवाल है, सुनना। तो देखो, लोकतंत्र के प्रमुख गुणों को लेके ऐसे पूछ सकते हो। लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर बताया गया क्योंकि इस शासन व्यवस्था में कुछ ऐसे गुण पाए जाते हैं जो अन्य शासन व्यवस्था में नहीं होते हैं, इसलिए इसे क्या बोला गया है? इसे बोला गया बेहतर, ठीक ना। अब देखो क्या बोला जा रहा है, इसका गुण, जनमत पर आधारित शासन, क्योंकि यहाँ पे शासन उसी का होगा जहाँ पे जनता लोग जिसको ज़्यादा वोट देगी, तो यह शासन जनता के सामान्य इच्छाओं के अनुसार चलाया जाता है और प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा को ध्यान में रखा जाता है ना। तो ये हो गया जनमत पर शासन, हो गया जनमत आधारित शासन। दूसरा क्या है, उत्तरदायी और जिम्मेवार एवं व्यस्त शासन व्यवस्था। लोकतंत्र में क्या होता है ना कि वैधानिक तरीके से कोई भी काम करते हैं तो वो करते हैं, और सरकार भी चुनी जाती है तो मतलब नियम कानून से, अतः सरकार भी जन कल्याण के प्रति उत्तरदायी एवं जिम्मेवार होती है। कहने का मतलब जनता ने सरकार चुनी, सरकार का भी बनता है दायित्व कि जनता को हर समय पे साथ दे, वो चीज़ बोल रहा है ना। तीसरा क्या है, समानता एवं स्वतंत्रता का पोशाक। लोकतंत्र के अंतर्गत जो है सो जाति, धर्म, वंश, है ना, लिंग आदि का भेदभाव नहीं किया जाता है। कानून के सामने सब नागरिक क्या है, समान है, बराबर है। सभी नागरिकों को अपने विचार, भाषण और सभा आदि करने का छूट दिया गया है। मतलब कोई भी धर्म से आप है अपना भजन कीर्तन कीजिए, कोई आपको मना नहीं करेगा, है ना, वो चीज़ बोल रहे हैं। चलो अगला सवाल, इसमें अगला पॉइंट इसमें बोला गया है, व्यक्ति की गरिमा में वृद्धि। इनमें सभी नागरिकों को समान माना जाता है, सभी व्यक्ति गरिमा के साथ जीता है और उसे हे दृष्टि से नहीं देखा जाता, और चाहे वह किसी धर्म, किसी रंग और भाषा, पेशा आदि का हो। वो हो गया व्यक्ति की गरिमा का मतलब बताया गया है इसमें, ये लोकतंत्र के गुण। इसमें अगला बताया गया है, विविधताओं में सामंजस्य। या टकराव को टालने संभालने का तरीका देता है ना। मतलब लोकतंत्र में ही क्या होगा कि अगर मान लीजिए किसी प्रकार का टकराव हो गया उत्पन्न, तो उसको क्या करेगा, जो संभालने का मौका देगा, गलतियों को सुधारने का मौका देगा इसमें, ठीक ना। और लोकतंत्र में काफ़ी विचार विमर्श के बाद ही निर्णय लिया जाता है, चाहे वो पंचायत हो चाहे वो कोर्ट हो, पहले विचार विमर्श हो जाएगा, उसके बाद फैसला लिया जाएगा कौन गलत कौन सही है ना। जिससे गलतियों को सुधारने का अवसर प्राप्त होता है, इससे टकराव भी टल जाता है। मतलब अगर आप ऐसा गलती किए हुए हैं जो माफ़ी लायक है, तब इसको आपको इसी लोकतंत्र के आधार पर माफ़ी मिल जाएगी, ताकि आप भविष्य में ऐसा गलती ना करो, है ना। ये चीज़ है। लोकतंत्र किन परिस्थितियों में सामाजिक विविधता को संभालता है और उनके बीच सामंजस्य बैठाता है, व्याख्या करें। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है ये, मैं इंपॉर्टेंट सवाल करा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या है ना, बोल रहा है कि क्या कारण है कि कुछ बैंक कर्जदारों को ऋण नहीं देते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है, सुनना। तो बैंक अपने द्वारा दिए गए ऋण पर समर्थक यानी कि गारंटर ऋणाधार की मांग करता है ताकि ऋण वापसी की निश्चितता, मतलब है ना, अनिश्चितता समाप्त हो जाए। कहने का मतलब यहाँ पे जो है ना, बैंक क्या करता है, अपने ग्राहकों को लोन भी देगा, है ना, ताकि वो हमको क्या करे। देखो, बैंक अपने द्वारा दिए गए है ना ऋण पर समर्थक ऋणाधार की मांग करता है। मतलब वैसा कस्टमर को मांगता है ये जो क्या करे, ऋण लौटा दे, ऐसा नहीं कि वो डुबा दे। एक गरीब व्यक्ति के पास समर्थक ऋणाधार के रूप में बैंक के पास रखने के लिए कुछ नहीं होता है, अतः समर्थक ऋणाधार के अभाव में, है ना, जो है स्वाभाविक कारण वह बैंकों में से ऋण प्राप्त नहीं कर पाते हैं। मतलब एक गरीब आदमी क्या करेगा, बैंकों से ऋण प्राप्त नहीं कर पाता है। रीजन ये है कि वो क्या करता है, बैंकों के पास रखने के लिए कुछ उसके पास गिरवी होता नहीं है। जब गिरवी नहीं होता तो क्या उसको लोन मिलेगा? नहीं। आजकल लोन मिलता है तो हमें गिरवी रखता है हमारा प्रॉपर्टी, हमारा जमीन, हमारा घर, तब देता है लोन, ऐसे तो नहीं देगा कोई। तो वही बोला, गरीब आदमी कहाँ से लगाएगा घर प्रॉपर्टी लोन पर, गिरवी पर? उसका कुछ है ही नहीं है। भले दिमाग है प्रॉपर्टी नहीं, कैसे होगा? उसको लोन नहीं मिलेगा। लोन लेने के लिए पीछे बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ होनी चाहिए संपत्ति। देखो, भारत के सबसे ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक मौजूद नहीं है। हमारे गांव देहात में भी बैंक नहीं है, सब वो लोग दूर दूर तक आते हैं। तो जब बैंक नहीं है तो उन लोग कर्जा मिलेगा कहाँ से? तो वही बोल रहा है कि क्यों, क्या गारंटी है, मतलब क्या कहानी है कि कुछ लोग को यहाँ पे सो कर्जा नहीं मिलता है। वो तुम्हारा क्वेश्चन पूछा हुआ है, मतलब क्या कारण है जो कर्जा नहीं मिलता है लोगों को। अगला सवाल है कि बैंक कर्ज लेने के समय विशेष कागजी कार्रवाई करनी पड़ती है।
एक गरीब व्यक्ति ने है ना शिक्षित नहीं होने के कारण स्वयं को कागजी कार्रवाई से दूर रखना चाहता है। जो आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, वो अंगूठा छाप है, वो क्या करेगा, अपना कागज़ से दूर रहेगा, वो बैंक के पास जाएगा ही नहीं। वो क्या करेगा, लाला से तेली से, चाहे बोल सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, सेठ से कर्जा ले लेगा, बैंक नहीं जाएगा क्योंकि अनपढ़ है वो। और जो लोग पढ़ा लिखा है बैंक से लोन लेगा, क्योंकि बैंक में परसेंटेज भी कम रहता है और पैसा सिक्योर रहता है ना, और वो हमको टाइम भी देता है। और ये जो हमारे होते हैं गाँव देहात के जो लोग देते हैं हमने, वो कोई गारंटी नहीं है उसको कि कब मांग लेगा, कब हमें डांट देगा, चाहे है ना, हमें हमारे साथ गलत करेगा। तो बैंक भी ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण को ज़्यादा जोखिम वाला मानते हैं, क्योंकि ऋण को वसूलना कई बार कठिन होता है। अब इसको लोन देंगे ना, वो लोन का पैसा वापस समझ लाना मुश्किल होता है, इसलिए बैंक क्या करता है, कुछ लोगों को नहीं देता है ये कर्ज, वो कर्ज उसी को देगा जो अमीर है, वो कर्ज उसी को देगा जिसके पास प्रॉपर्टी है, ताकि वो गिरवी में कुछ रख सके। और जो गरीब है उसको देवे नहीं करेगा वो लोन, बैंक है ना। देखो, उद्योग की स्थापना के प्रमुख कारकों का वर्णन कीजिए। तो उद्योग को स्थापना तभी होगा, आपके पास कच्चे माल की उपलब्धता होनी चाहिए, मतलब कच्चा माल कहाँ से आएगा नहीं आएगा इसकी उपलब्धता होनी चाहिए। दूसरा, श्रम की उपलब्धता, मतलब हमें मजदूर कहाँ से मिलेगा उसकी उपलब्धता होनी चाहिए। तीसरा क्या है, शक्ति का साधन, मतलब हमारे पास बिजली कहाँ से आएगा, है ना, कोयला से आएगा कि डीजल से आएगा कि जो है सो हमारा मशीन से आएगा कि तेल से, ये पानी से आएगा, वो चीज़ है। चौथा क्या है, परिवहन एवं बाजार, मतलब गाड़ी घोड़ा का व्यवस्था। पाँचवा क्या है, पूंजी निवेश, ठीक है ना। और छठा क्या है, सरकारी नीति, सरकार जो भी नियम कानून बनाती है उसकी नीतियों को मानिए और फॉलो कीजिए। यानी कुल मिलाकर के 6 को यहाँ पे क्या बताया गया, इनका 6 बताया गया है। ये उद्योगों की स्थापना के प्रमुख कारक 6 ठो है, ठीक ना। पहले अगर तुमको नहीं समझ आता तो वैसे कर लो, पहले पूंजी लाएंगे, पूंजी निवेश करेंगे, फिर क्या करेंगे, मजदूर लाएंगे, है ना, शक्ति साधन में मजदूर आ जाएगा, फिर श्रम, मजदूर इसमें आ जाएगा जी, श्रम की व्यवस्था, मतलब उसमें मजदूर आ गया दूसरा नंबर। उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा आपके पास शक्ति, मतलब कैसे मशीन चलेगा, डीजल से पेट्रोल से मशीन चलाने के लिए शक्ति चाहिए वो। फिर परिवहन एवं बाजार की सुविधा चाहिए। उसके बाद आपका पूंजी निवेश हो गया, सरकारी निधि हो गया, पूंजी निवेश शुरू करिए ना, सरकारी निवेश हो गया, सरकारी निधि हो गया। ये कुछ पॉइंट्स हैं, इसको आप लोग खाली पॉइंट याद करें, बाकी हम कुछ भी ले सकते हैं। आपको ये देखना है कि आप बिजनेस लगा रहे हैं, मतलब दुकान खोल रहे हैं कोई चीज़ का, तो आपको कैसे करना है। तो पहले तुम क्या करोगे, पहले पूंजी नहीं लागोगे, तो यहाँ उल्टा ले लिया, यहाँ नीचे ले लिया, फिर तुम पूंजी निवेश करोगे। जिस क्षेत्र में आपको लगता है कि हमें पूंजी निवेश करना चाहिए, वहाँ से बिजनेस शुरू होगा, आप पूंजी निवेश कर दो, मतलब पैसा इन्वेस्ट कर दो। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, उसमें श्रम की प्रयोगता देखेंगे, काम कैसे इसमें होगा, जो हम पूंजी लगाएं उसमें काम निकलेगा नहीं निकलेगा, काम ढूंढेंगे, फिर शक्ति ढूंढेंगे, सब चीज़ है। तो आज के सेशन में इतने ही रखते हैं हम लोग, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में था और हमने सेट एक कंप्लीट कर दिया जिसमें हमारा खाली सब्जेक्टिव क्वेश्चन था। बाद में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे हम, और तुरंत हम जो है सो नेक्स्ट वीडियो ला रहे हैं, उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले दोस्तों। तो जितने क्वेश्चन मैंने कराया है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग पढ़ लें, समझ लें, उसके बाद एग्जाम में देंगे, एग्जाम में लिखेंगे तो आपका जो है सो कॉन्फिडेंस लेवल अप हो जाएगा। बाकी बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों ने बताया कि सर इधर उधर से क्वेश्चन था, पता नहीं कैसे लोग बोल रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है सो हो सकता है बुक से ही होना चाहिए। और अभी है सो CBSE का जो क्वेश्चन अभी नहीं आया है, इसलिए लोग थोड़ा डरे हुए हैं। और अभी खाली जग का एग्जाम हो रहा है ना, SOE स्कूल है उसका नहीं हो रहा है अभी, केवल जनरल स्कूल वाले का एग्जाम हो रहा है। खैर चलिए, थैंक यू, फिर मुलाकात होगी नई वीडियो में, बाकी आप लोग इंतजार करेंगे।